सबसे पहले एक वृत्त बना लेते हैं, है ना। एक वृत्त बनाया जाता है। इस आकृति को आप क्या कहोगे? इस आकृति को आप वृत्त कहते हो। तो सारी चीज तो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ, आज हम लोग रिवीजन करने वाले, तो आंसर आप लोग को देना है, चैट सेक्शन में आंसर देना है। मैं जो क्वेश्चन पूछूंगा चैट सेक्शन में आपको आंसर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस बिंदु को आप क्या कहोगे? जो बिंदु लाल कलर का आपको दिख रहा है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? चैट में लिखकर बताओगे। इस बिंदु को हम लोग केंद्र कहते हैं या सेंटर कहते हैं ना, इसे हम लोग केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो वृत्त के में सबसे पहला कंसेप्ट हम लोग सेंटर के बारे में ही पढ़ा, है ना। सेंटर का डेफिनेशन अगर जानना चाहो तो आप ये कह सकते हो, वृत्त पर स्थित सभी बिंदु से जो बिंदु समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है, उसे सेंटर या केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कंसेप्ट हमने सेंटर के बारे में पढ़ा, केंद्र के बारे में पढ़ा, है ना, कि केंद्र होता क्या है, ठीक है। यह तो काफी आसान था, चीज था। अब इसके आगे बढ़ा तो क्या पढ़ा, ये बताओगे। अगर मैं केंद्र से वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिला दूं तो इस ओपी को आप क्या बोलोगे? ओपी का नाम क्या है? जो ओपी लाइन दिख रहा है इसे आप क्या बोलोगे? ठीक है, अनुराग आंसर दिए है, और भी बच्चे लिखोगे। ओपी हमारा क्या है? अगर वृत्त के केंद्र से वृत्त तक की दूरी को देखा जाए, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु को मिला दे, तो ओपी को त्रिज्या कहते हैं, है ना। ओपी को मैं त्रिज्या कहूंगा, है ना। इसका मतलब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़े थे? त्रिज्या के बारे में आपको पढ़ाया गया था, है ना। त्रिज्या पढ़ाया गया, जिसे इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, ठीक है। अब इसके आगे बढ़ते हैं, है ना। अब आगे बढ़ो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आंसर बताओगे। अगर मैं वृत्त पर दो बिंदु बनाऊं, एक बिंदु ए और एक बिंदु बी, अब ए बी को मिला दिया जाता है, तो ए बी को आप क्या बोलोगे? ए बी को आप क्या बोलोगे? बिल्कुल, तो इसे हम लोग जीवा कहेंगे या कॉर्ड कहेंगे, है ना। तो इसके बाद हम लोग क्या कंसेप्ट पढ़े? जीवा के बारे में पढ़ाया गया आपको, है ना। कॉर्ड के बारे में पढ़ा, तो इसे हम लोग कॉर्ड कहते हैं, जीवा कहते हैं। अच्छा, कॉर्ड होता क्या? अगर डेफिनेशन जानना चाहो ना, परिभाषा पहचानो कैसे। वृत्त पर कोई भी दो बिंदु लेना है, लेकिन वृत्त पर ही होना चाहिए। वृत्त पर स्थित किसी भी दो बिंदु को आप मिला दोगे तो हमारा जीवा बनेगा, ठीक है, कॉर्ड बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे आपको क्या पढ़ाया गया? इसके आगे अगर बात करूं तो मैं सबसे बड़ी जीवा बनाता हूं, ठीक है। हाँ, सबसे बड़ा जीवा बनाता हूं। तो अगर मैं कोई ऐसा लाइन बनाऊं, ऐसा जीवा बनाऊं जो इस वृत्त के केंद्र से होकर जा रही है ना, इस वाले को आप क्या बोलोगे? अगर इसका नाम मैं दे रहा हूं एक्स वाई, है ना, एक्स वाई, तो एक्स वाई को आप क्या कहोगे? डायमीटर कहेंगे यानी व्यास कहेंगे, बिल्कुल, वैसे हम लोग व्यास कहेंगे, है ना। तो हमारा जो अगला टॉपिक था वो व्यास था, यानी डायमीटर था, है ना। इसी ऑर्डर में हम लोगों ने पढ़ा, डायमीटर व्यास तक। अब देखो कुछ कुछ बातें इंपॉर्टेंट है, वो सारी बातों को मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। त्रिज्या, जीवा, व्यास, केंद्र के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं ना, वो सारी चीज को बता दे रहा हूँ। चलो मैं ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ। सबसे पहले ये बताओगे, किसी वृत्त में त्रिज्या, जीवा या व्यास, इनकी संख्या के बारे में आप क्या बोलोगे? कितनी जीवा बनाई जा सकती है, कितनी त्रिज्या बनाई जा सकती है, या कितनी व्यास बनाई जा सकती है, ये बताओ। किसी वृत्त में कितनी जीवा बना सकते हो, कितनी त्रिज्या बना सकते हो, कितनी व्यास बना सकते हो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, किसी वृत्त में कितनी त्रिज्या बना सकते हैं, कितना जीवा बना सकते हैं, या कितना व्यास बना सकते हो, तो आप बोलोगे अनंत बना सकते हैं, इनफाइनाइट बना सकते हैं, ठीक है। तो इसकी कोई सीमा नहीं, ठीक है। तो आप अनंत जीवा बना सकते हो, अनंत त्रिज्या बना सकते हो, अनंत व्यास बना सकते हो। जैसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, अगर कोई वृत्त बनाओ, देखो जितना मन चाहे आप उतना त्रिज्या बना सकते हो। एक त्रिज्या ये हुआ, दूसरा त्रिज्या ये हुआ, तीसरा त्रिज्या ये हुआ, चौथा त्रिज्या ये हुआ, है ना। चल ठीक है दीपक, कोई दिक्कत नहीं है, आप 8:30 की क्लास ले लेना, कोई बात। उसके बाद देखो, मैं जीवा की बात करूं, देखो एक जीवा हमारा यहाँ दिख रहा है, दूसरा जीवा हमारे यहाँ दिख रहा है, तीसरा जीवा हमें यहाँ दिख रहा है, चौथा जीवा यहाँ दिख रहा है। तो जितनी चाहो उतनी जीवा बना सकते हो। अगर व्यास की बात की जाए तो देखो, एक व्यास हमें ये दिखा जो केंद्र से होकर जा रहा है। हमेशा वृत्त के केंद्र को पहले बना दो आप, ठीक है। वृत्त का केंद्र ये हुआ। अब सेंटर से होकर कितनी लाइन बना सकते हो, कितनी जीवा बना सकते हो? तो ये सारी की सारी क्या है?
ये सारी की सारी हमारी व्यास है, ठीक है। हाँ क्रिस बताओ क्या क्वेश्चन है आपका। हाँ क्रिस, माइक ऑन करके पूछ लो। सर जीवा अनलिमिटेड होते हैं, मतलब हाँ बना सकते हैं? हाँ देखो मैं बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको जीवा जितना चाहो, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था, अभी आपके एग्जाम हुआ था ना। देखो एक ये वृत्त दिख रहा है, एक जीवा देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ठीक है। यह जीवा है ना, दूसरा जीवा यह है, तीसरा जीवा यह है, चौथा जीवा यह है, पांचवा जीवा यह है ना। तो जितनी चाहो उतनी जीवा बना सकते हो, फिर किसी भी दो बिंदु को आप मिला दोगे तो एक जीवा बन जाएगा। समझ में आया? ओके सर। चलो ठीक है, तो जीवा के बारे में आपने समझ लिया। तो देखो जब भी क्वेश्चन आए त्रिज्या जीवा व्यास के बारे में, तो आप बोलोगे अनंत बनाए जा सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं। पहला चीज तो ये समझ लिया। अच्छा केंद्र की बात कर लो, केंद्र कितने होते हैं आप लोग चैट में लिखकर बताओगे। अगर एक होते हैं तो ए लिखो, दो होते हैं तो बी लिखो, तीन होते हैं तो सी लिखो, और अनंत होते हैं तो डी लिखो। ये बताओ। तो केंद्र एक ही होगा किसी भी वृत्त में, केंद्र सिर्फ और सिर्फ एक ही केंद्र होगा, सिर्फ एक ही बिंदु ऐसा होगा जो सभी बिंदु से बराबर दूरी पर है। तो केंद्र एक ही होगा, लेकिन त्रिज्या जीवा व्यास अनंत होंगे, ठीक है। ये समझ लिया। अब आगे देखते हैं और क्या क्या चीज आपको पता है। चलो मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप बताने के पहले क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप लोग बताओ। क्वेश्चन आपका ये है कि मैं आपको बोला कि किसी वृत्त में अनंत त्रिज्या अगर खींची जा सकती है तो क्या सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर होगी, हाँ या ना। अगर लगता है आपको कि हाँ सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर होगी तो y लिखो, अगर लगता है कि बराबर नहीं होगी तो n लिखो। बराबर होती है। अच्छा चैट में लिखना है, माइक नहीं ऑन करना है, बोला गया ना आपको माइक का भी नहीं ऑन करना। तो आंसर क्या होगा, किसी भी वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है ना, किसी वृत्त की सभी त्रिज्या बराबर होती है, तो आंसर होता है आपका y, यस, है ना। तो सभी त्रिज्या बराबर होती है, कोई भी वृत्त में जितनी भी त्रिज्या बनाओगे, अगर एक त्रिज्या की लंबाई 5 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त में जितनी भी त्रिज्या होगी सभी की लंबाई 5 ही सेंटीमीटर, ठीक। अब ये बताओगे वृत्त में जितनी भी जीवा होगी सभी की लंबाई बराबर होगी क्या, अगर होगी तो y लिखो, नहीं बराबर होगी तो n लिखो। सभी जीवा की लंबाई बराबर होगी, तो नहीं, सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होगी, है ना। नो, आप कहोगे नो सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होगी। देखो ना यहाँ पर तो आपको दिख रहा होगा, देखो एक जीवा हमें छोटा सा दिख रहा है ए बी, यह भी एक जीवा है, और एक जीवा हमें यह भी दिख रहा है ना पी क्यू। तो आपको साफ दिख रहा है कि ए बी भी हमारा जीवा है और पी क्यू भी जीवा है, दोनों ही के दोनों जीवा है, दोनों ही कॉर्ड है, लेकिन पी क्यू बड़ा है और ए बी छोटा है ना। तो सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होगी, है ना, सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ से आंसर क्या आया, सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होती। अब व्यास के बारे में बताओगे, अगर आपको लगता है सभी व्यास बराबर होंगे तो y लिखोगे, अगर लगता है सभी व्यास बराबर नहीं होंगे तो n लिखोगे। ये बताओ सभी व्यास बराबर होते हैं क्या, किसी वृत्त के सभी व्यास बराबर होते हैं, हाँ या ना। तो देखो आंसर क्या होगा, हाँ वृत्त के सभी व्यास बराबर होते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं कोई एक व्यास बना दूं, ठीक है, यह वृत्त है, इसका एक जो व्यास है केंद्र से होकर जाने वाली क्या बोला गया, केंद्र से होकर जाने वाली जो सबसे बड़ी जीवा होती है, तो जो सबसे बड़ी जीवा होगी उसकी लंबाई तो फिक्स होगी ना, जो सबसे बड़ी जीवा होगी उसकी लंबाई फिक्स होगी, वो केंद्र से होकर जाएगा। तो अगर इसकी लंबाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई अगर 20 सेंटीमीटर है, एक ए बी जो व्यास है, तो ए बी व्यास का लंबाई मैं कह रहा हूँ 20 सेंटीमीटर। तो मैं दूसरा व्यास बना रहा हूँ, ठीक है, दूसरा व्यास मैं लाल कलर का बना रहा हूँ। तो आप इसकी लंबाई बताओ कितना होगा, सीडी की लंबाई क्या होगी। तो आप बोलोगे सर सीडी भी हमारा व्यास है, तो सीडी की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अगर मैं कोई और व्यास बना दूं एक्स वाई, ठीक है, तो एक्स वाई की लंबाई क्या होगी, तो एक्स वाई की लंबाई भी 20 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक है। तो यहां से क्या पता चल रहा है कि सभी व्यास की लंबाई बराबर होगी, ठीक है। तो चलिए एक बार समराइज कर दे रहा हूं जल्दी से, बस जल्दी से सारी चीजें बोल दे रहा हूं। किसी वृत्त में एक केंद्र होता है, त्रिज्या अनंत होते हैं, जीवा अनंत होते हैं, व्यास अनंत होते हैं, सभी त्रिज्या की लंबाई बराबर होती है, जितनी भी त्रिज्या होंगी सभी की लंबाई बराबर होगी,
सभी व्यास की लंबाई बराबर होगी, लेकिन सभी जीवा की लंबाई बराबर नहीं होगी। ठीक है, इतना समझ में आया तो y लिखो, इसके आगे बढ़ेंगे फिर। इतना सारा चीज समझ में आ गया। चलो अब देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट ये छूट गया हमारा कि व्यास जो होगा दो त्रिज्या से मिलकर बना होता है। देखो इसको समझाने के लिए मैं ये सारी चीजों को मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजों को मिटा के, ताकि आपको ज्यादा सही से दिख पाए। मैं एक व्यास बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, इस वृत्त का एक व्यास बनाता हूँ। अब व्यास क्या होता है आपको पता है, इसके केंद्र से, वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाले जीवा को हम व्यास कहते हैं। ठीक है, यह हमारा व्यास है। ठीक है, चलो ए बी। अब व्यास में आपको क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है कि यह भाग को आप क्या कहोगे, यह भाग हमारा त्रिज्या है ना, और यह भी भाग हमारा त्रिज्या है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है, कोई भी व्यास, ये जो पूरा आपको व्यास दिख रहा है जिसे डी से लिखते हैं, तो ये जो पूरा डी है, डायमीटर है, व्यास है, ये दो त्रिज्या से मिलकर बनी है ना। कोई भी व्यास है दो त्रिज्या से मिलकर बनी होती है, तो इसलिए व्यास का जो लंबाई होता है त्रिज्या का दोगुना होता है। तो व्यास जो होता है यह होता है 2 गुना त्रिज्या, है ना। यह फॉर्मूला आपको पढ़ाया गया था और ये आपको याद रखना है। तो लिख सकते हो सीधे डी बराबर 2 गुना आर। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अपने कॉपी पे लिखिए। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो डायमीटर त्रिज्या का 2 गुना होगा। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। ठीक है, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ये सारी चीजों को मिटा के आप लोग बताओगे आंसर, और आंसर चैट में ही लिखना है। मैं आपसे बोल रहा हूँ त्रिज्या की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो व्यास की लंबाई बताओ, व्यास की लंबाई क्या होगी। अच्छा 24 लिखना गलत होगा, सिर्फ 24 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। यूनिट भी लिखना पड़ेगा, इकाई उसका तो लिखो, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, 24 सेंटीमीटर लिखोगे तब सही होगा। सिर्फ 24 लिखोगे तो गलत हो जाएगा। देखो आप अगर 24 लिख के आ गए, अपने अपने एग्जाम में 24 लिख के आ गए, अब क्या करेगा कोई, यहाँ पर किलोग्राम लिख देगा, तो ये आंसर सही होगा क्या। व्यास की लंबाई 24 किलोग्राम, गलत हो जाएगा ना। आप बोल सकते हो कि दूरी तो किलोग्राम में नहीं होगा। तो यूनिट यानी इकाई बताना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो आपको 24 सेंटीमीटर बोलना पड़ेगा। तो अगर त्रिज्या 12 सेंटीमीटर तो व्यास 24 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओगे, अगर वृत्त का व्यास दे रखा है 15 सेंटीमीटर, तो ये बताओगे त्रिज्या कितनी होगी। व्यास अगर 15 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या कितनी होगी। अच्छा क्रिस, मैं देख रहा हूँ आपका क्वेश्चन, पहले आप ही आंसर बताओ। अगर व्यास 15 सेंटीमीटर है त्रिज्या क्या होगा। हाँ, तो आंसर क्या होगा 7.5। मतलब इससे क्या पता चल रहा है, अगर त्रिज्या, अगर व्यास त्रिज्या का दोगुना है तो त्रिज्या व्यास का आधा होगा। दो तरीके से बोल सकते हैं ना, अगर व्यास त्रिज्या का दोगुना है तो त्रिज्या व्यास का आधा होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया तो वाई लिखो। ये सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखो, आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ क्रिस, आप पूछ सकते हो अपना डाउट। सर समझ गया। ठीक है, समझ गया, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए ये सारे चीज के बाद आगे क्या पढ़े थे हमने, तो अब सारा चीज मिटा दूं, सारा चीज को मिटाया जा रहा है। ठीक है, ये सारे चीज को मिटा के आगे बढ़ते हैं। अब देखो इसके आगे आपको क्या पढ़ाया गया था। चलो ये बताओ, अगर मैं इस वृत्त पर दो बिंदु ले रहा हूं, ठीक है, दो बिंदु ले रहा हूं, एक बिंदु P और एक बिंदु Q। ठीक है, एक बिंदु P और Q, तो इस वाले भाग को आप क्या कहते हो, वृत्त के टुकड़े को, मतलब वृत्त का ही एक टुकड़ा है। किसी दो बिंदु के बीच वृत्त के भाग को क्या कहेंगे, ये जो काले कलर का आपको दिख रहा होगा, इस भाग को क्या कहते हैं, ये कोई बता सकता है क्या। PQ जो काले कलर का दिख रहा है, इस भाग को क्या कहेंगे, इसे जीवा कहेंगे क्या। नहीं, वृत्तखंड नहीं कहेंगे, ये गलत हुआ। अनुराग आपका आंसर गलत है। वेरी गुड, समीर का आंसर सही आया है, चाप कहते हैं। ठीक है, तो देखो किसी भी दो बिंदु के बीच वृत्त का जो भाग होता है, मगर वृत्त बना दो, ठीक है, और इसे मैं काट दूं, ठीक है, यहां से काट दूं, तो एक भाग आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना।
एक भाग आपको कुछ ऊपर ऐसा दिखेगा और दूसरा भाग आपको कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। तो यह भी हमारा चाप है और यह भी हमारा चाप है ना। तो इसे चाप कहते हैं, ठीक है। चाप को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए, आर्क कहते हैं, ठीक है। तो चाप यानी आर्क के बारे में पढ़ा। अब चाप कितने प्रकार के होते हैं, तो चाप दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा लघु चाप होता है और एक हमारा दीर्घ चाप होता है ना। एक दीर्घ चाप होता है, यानी एक को हम लोग कह रहे थे माइनर आर्क और एक को कह रहे थे मेजर आर्क, है ना। तो देखो ये भी बताया गया था ना, माइनर मतलब हमेशा लघु, लघु मतलब छोटा, मेजर मतलब बड़ा, बड़ा मतलब दीर्घ, ठीक है। तो जो छोटा भाग है इस वाले भाग को आप क्या कहोगे, इस वाले भाग को आप लघु चाप कहोगे, है ना। इस वाले भाग को आप लघु चाप कहोगे। और यह जो भाग आपको दिख रहा है, यह जो भाग आपको दिख रहा है, यह वाला जिसे मैं अभी रंग रहा हूँ, ठीक है। तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे, यह वाला भाग भी चाप है लेकिन बड़ा चाप है ना, बड़ा वाला भाग है, तो इसे हम दीर्घ चाप कहेंगे, है ना। तो ये बड़ा वाला भाग है तो इसे दीर्घ चाप कहेंगे। इतना समझ में आया, चाप दो प्रकार के होते हैं, है ना। बड़ा चाप नहीं बोलना, दीर्घ चाप बोलना, ठीक है। समझने के लिए तो आप बड़ा चाप बोल सकते हो लेकिन एग्जाम में दीर्घ चाप लिखना, बड़ा चाप नाम नहीं होता, है ना। तो लघु चाप, दीर्घ चाप, छोटा चाप, बड़ा चाप बोलने के लिए, समझने के लिए सही है लेकिन एग्जाम में नहीं लिखना, ठीक है। चलिए अब देखो नाम कैसे देते हैं, ये बताया गया था। अगर मैं पीक्यू लिखूं तो यह हमारा जीवा को दिखाएगा। पीक्यू लिखने का मतलब जीवा हो जाता है। चाप जीवाज के लिए यारी आपको जी पीक्यू लिखकर एक सिंबल इस तरीके, जी मन दिया पीक्यू आवाज आओ जी के ऊपर एक लाइन बना, फिर से बताओ क्या बोल रहे हो, जी मन दी आवाज आओ जी आवाज नहीं आ रही, यस जी आवाज आ रही है ना, सभी लोग चैट में लिखकर बताओ। अच्छा माइक बंद करो पहले अपना, जी मेरी नारीवाज जी आवाज बंद करो पहले, माइक बंद करो, माइक बंद करो। ठीक है ठीक है, आवाज आ रही है, अब कोई चैट में नहीं लिखेगा, ठीक है। अच्छा आप अपना माइक बंद करो और अगर आवाज में कोई दिक्कत आ रही है ना तो एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओ, ठीक है। लेफ्ट करके ज्वाइन हो जाओगे आवाज आएगी। तो देखो पीक्यू को तो जीवा बोलेगी, लेकिन पीक्यू लिखने के बाद अगर इस तरीके से बना दिया गया चिन्ह, तो इससे आपको पता चलता है कि पीक्यू हमारा जीवा नहीं है, पीक्यू हमारा चाप है ना। तो ये बताया गया, तो ये पीक्यू जो है ये हमारा चाप है, ठीक है। और कैसा चाप है, ये लघु वाला चाप है, छोटा वाला, है ना। ये छोटा वाला चाप। उसके बाद अगर दीर्घ चाप को आपको लिखना होगा तो ये बताया गया था नाम देने का तरीका। पीक्यू के ऊपर एक बिंदु आप बना दोगे, है ना। एक बिंदु यहाँ पर इस तरीके से बना दोगे, पी के ऊपर एक बिंदु आर बना दिया गया, है ना। दीर्घ चाप पे एक बिंदु बना दिया गया। अब आप अगर इस तरीके से लिखते हो पी आर क्यू, देखो ये नाम बड़ा हो गया ना, तो नाम अगर बड़ा हो गया तो ये दीर्घ चाप को दिखाएगा, है ना। तो ये दीर्घ चाप को दिखाएगा। ऐसे भी आप याद रख सकते हो, 3 बिंदु से दिखाया गया तो दीर्घ चाप होगा, 2 बिंदु से दिखाया गया लघु चाप होगा। समझ में आया, ये सारी चीज समझ में आ गई। आगे को टॉपिक पढ़े, चलिए ठीक है। अब ये सारे चीज को मैं फिर से मिटा रहा हूं, ठीक है। ये सारे चीज को मिटा के फिर से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। चलो तो देखो फिर से मैं एक वृत्त बना रहा हूं, ठीक है। अब बताओगे, सबसे पहले मुझे ये बताओगे किसी भी वृत्त में, ध्यान से सुनना, किसी भी वृत्त में एक जीवा, ठीक है, और एक चाप के मध्य भाग को या घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं। एक जीवा एक चाप से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, ये आपको बताया गया था। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है। नहीं अर्धवृत्त नहीं कहते, एक जीवा और एक चाप, मैं त्रिज्यखंड भी नहीं कहते, गलत होगा आपका आंसर। एक जीवा और एक चाप, आपके एग्जाम में फोटो बना के नहीं आएगा, पिक्चर बना के नहीं आएगा, आपको याद रखना है, ठीक है। चाप भी नहीं कहते, देखो क्या बोला गया। अच्छा अभी चैट में कोई नहीं लिखेगा, मैं क्वेश्चन समझा रहा हूँ, ठीक है। चलो मान लो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ गया। अच्छा एरिया बिटवीन, इंग्लिश में अगर पूछा जाए ना तो इस तरीके से पूछा जाएगा, एरिया बिटवीन कॉर्ड, ठीक है। जीवा को क्या कहते हैं, कॉर्ड एंड आर्क, कॉर्ड एंड आर्क के बीच में, एरिया बिटवीन कॉर्ड एंड आर्क ऑफ एनी सर्कल इज कॉल्ड। चलिए
अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। हाँ, वृत्तखंड अब सही आंसर आया, सेगमेंट कहते हैं, है ना। चलिए, अब देखो आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे समझोगे। आप एक वृत्त बना लोगे, ठीक है, एक वृत्त बना लोगे। अब यहाँ बोला गया है एक जीवा, तो यहाँ पर एक जीवा बना दो, एक जीवा बना दिया गया। अब देखो जीवा, इस वाले को क्या कहोगे, इस वाले को आप जीवा कहोगे ना। तो जीवा और चाप के बीच के भाग के बारे में पूछा जा रहा है, तो इस भाग को आप क्या कहोगे, इस वाले भाग को आप वृत्तखंड कहते थे ना, ये पढ़ाया गया था ना। तो इस वाले भाग को वृत्तखंड कहते हैं, यानी सेगमेंट कहते हैं। तो आप लोग देखो, ये फोटो या पिक्चर बना के आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, तो आपके एग्जाम में सीधे पूछा जाएगा कि एक जीवा और एक चाप के मध्य भाग को क्या कहते हैं। तो आपका आंसर होना चाहिए वृत्तखंड, ठीक है। तो आपका आंसर होगा वृत्तखंड। तो आपको ऐसे ही याद रखना है, जब भी क्वेश्चन आए तो एक जीवा बना दो, ठीक है, एक दो में जीवा बना देना, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यह वाला जो लाइन आपको दिख रहा है PQ, इस वाले को तो मैं जीवा कहता हूँ, ठीक है, इस वाले को जीवा कहता हूँ। अब ये जो दिख रहा है नीचे की तरफ, ये चाप है ना। यह वाला भाग क्या है, यह वाला भाग हमारा चाप है, यानी लघु चाप भी कह सकते हो, ये चाप है। तो ठीक है, तो इस वाले भाग को क्या कहेंगे, इस वाले भाग को आप क्या कहोगे। तो आप बोलोगे सर ये वाला भाग हमारा वृत्तखंड था, ये मैंने पढ़ाया था ना, यह वाला भाग वृत्तखंड है, ठीक है, यह वाला भाग वृत्तखंड होगा, ठीक है, वृत्तखंड होगा। इंग्लिश में क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे, ठीक है, ये याद रखना, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। चलिए, अब पहले हाँ या ना में आंसर बताना कि यह जो भाग आपको दिख रहा है यह भी वृत्तखंड है क्या, जो मैं ब्लू कलर से रंग रहा हूं। हाँ या ना, बस इतना बताओगे। नहीं, वृत्तखंड क्यों नहीं है, यह भी तो आप देख पा रहे हो। अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, देखो ये सारी चीज को मैं मिटा रहा हूं, देखो एक भाग हमें कुछ ऐसा दिखा, ठीक है, छोटा सा, दूसरा भाग हमें ऐसा दिखा, ये बड़ा सा, है ना। अब देखो यहां से क्या पता चल रहा है, यह भी हमारा जीवा और चाप के बीच का भाग है, और यह भी हमारा जीवा और चाप के बीच का भाग है, तो दोनों ही वृत्तखंड है ना। तो यह भी हमारा वृत्तखंड होगा, तो इस वाले भाग को भी आप कहोगे यह भी हमारा वृत्तखंड है। अब बोलोगे सर यहाँ तो कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों ही वृत्तखंड है क्या, तो मैं कहूंगा हाँ दोनों ही वृत्तखंड है। एक भाग छोटा दिख रहा है, एक बड़ा दिख रहा है ना। बस अंतर यही ना है कि एक भाग छोटा दिख रहा है, एक भाग बड़ा दिख रहा है। तो जो भाग छोटा दिख रहा है आपको कई बार बताया जा चुका है कि जो छोटा दिखेगा उसे आप कह देना कि यह लघु वृत्तखंड है ना, यह लघु वृत्तखंड है, यह लघु वृत्तखंड हो गया, यानी माइनर सेगमेंट हो गया, है ना, यह माइनर सेगमेंट हो गया। और इस वाले भाग को क्या कहोगे, जो बड़ा दिख रहा है उसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, है ना, उसे दीर्घ वृत्तखंड कह दोगे, है ना, यानी मेजर सेगमेंट कह दोगे, ठीक है। अब बताओ सेगमेंट यानी वृत्तखंड होता क्या है, ये समझ गए। जीवा और चाप के बीच के भाग होगा, दो प्रकार के वृत्तखंड होंगे, लघु दीर्घ यानी माइनर मेजर। समझ में आ गया ना, हाँ या ना, ये बताओगे, ये पढ़ाया गया था। ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है उसे आप दीर्घ वृत्तखंड कहोगे, जो ये जो लाल कलर का दिख रहा है उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, है ना। चलिए चलो आगे बढ़ते हैं, इसके आगे फिर से मैं ये सारी चीज को मिटा रहा हूँ, फिर से एक वृत्त बनाता हूँ, ठीक है, फिर से आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। अब आप लोग ये बताओगे, ठीक है, ये वृत्त बन गया। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस तरीके से बनाऊं, तो यह जो भाग है, ये जो भाग आपको दिख रहा है इसे क्या कहते हैं, ये जो लाल कलर का मैं रंग रहा हूं, अच्छा इसे वृत्तखंड नहीं कहेंगे, अभी तो वृत्तखंड पढ़ा दिया गया ना। जीवा और चाप के बीच भाग के भाग को वृत्तखंड कहेंगे, इसे त्रिज्यखंड कहेंगे। चलिए ठीक, आप सही आंसर आ रहे हैं। तो देखो इसको आप क्या कहोगे, बोलोगे यह हमारा एक त्रिज्या है। देखो यह कैसा भाग है, इस भाग की अगर बात करूं तो यह हमें दिख रहा है कि यह हमारा त्रिज्या है, एक त्रिज्या यह हुआ,
ठीक है। दूसरा त्रिज्या हमारा यह हुआ, ठीक है, और यह हमारा चाप हुआ। यह भाग क्या है? यह भाग हमारा चाप है ना? तो यह भाग हमारा चाप है। तो अगर इस भाग की बात करूं, यह वाला भाग को मैं अलग से बना रहा हूं, तो आप इस वाले भाग को क्या कहोगे? यह हमारा दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का भाग है। तो आपको एग्जाम में ये फोटो बना के फिर से नहीं दिया जाएगा, पिक्चर बना कर नहीं दिया जाएगा, आपसे एग्जाम में सीधे ऐसे लिखा जाएगा, किसी वृत्त में दो त्रिज्या और एक चाप के मध्य भाग को क्या कहते हैं? दो त्रिज्या, तो ऐसे ही आपको याद रखना है, और एक चाप। याद रखने की भी जरूरत नहीं है, जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ना, दो त्रिज्या एक चाप, तो आप एक सर्कल बनाओगे, दो त्रिज्या बना लोगे, आप देखोगे दो त्रिज्या और एक चाप के बीच का जो भाग है इसे तो त्रिज्यखंड कहते हैं। तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, है ना? तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो ऐसे भाग को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग त्रिज्यखंड कहते हैं। ठीक है, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इसे सेक्टर कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में से सेक्टर कहते हैं। इतना समझ में आया सेक्टर कितने कैसे होगा? अच्छा ये बताओगे, आप बोलोगे सर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया? दो त्रिज्या एक चाप के बीच के भाग को सेक्टर कहते हैं, त्रिज्यखंड कहते हैं। तो क्या ये वाला जो भाग है, यह जो भाग आपको दिख रहा है, बोलोगे सर यह वाला भाग भी सेक्टर होगा क्या? ये बताओगे? ये जो भाग आपको दिख रहा है यह भी सेक्टर, यह भी त्रिज्यखंड है क्या? हाँ या ना? तो बोलोगे हाँ। ठीक है, बोलोगे हाँ यह भी जो भाग है वो त्रिज्या। अच्छा माइक बंद रखना है। ठीक है, यह जो भाग आपको दिख रहा है, इसे भी आप क्या कहोगे? यह भी भाग हमारा दो त्रिज्या और एक चाप के मध्य का भाग है ना? यह जो भाग दिख रहा है, तो इसे भी आप क्या कहोगे? देखो यहाँ पर हमारा एक त्रिज्या यह हुआ, दो त्रिज्या यह हुआ, यह हमारा चाप हुआ। कैसा चाप है? दीर्घ चाप है। तो यह भी हमारा त्रिज्यखंड तो होगा, लेकिन कैसा त्रिज्यखंड होगा? बड़ा वाला हो गया, है ना? बड़ा वाला हो गया तो दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया, है ना? तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? यहाँ से हमें इतना ही पता चला कि दो प्रकार के त्रिज्यखंड होते हैं। दो प्रकार के त्रिज्यखंड होते हैं, एक छोटा होगा एक बड़ा होगा। छोटा वाला भाग को लघु त्रिज्यखंड, बड़े वाले भाग को दीर्घ त्रिज्यखंड कहते हैं, है ना? तो यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो ये कह सकता हूँ कि यह जो भाग है, इस भाग को हम लघु त्रिज्यखंड कहेंगे, है ना? ठीक है, यानी माइनर सेक्टर। और काफी अलग अलग चीजें हैं, सभी को आपको अलग अलग करके ध्यान रखना होगा। यह हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है, कंफ्यूज नहीं होना है सभी में। त्रिज्यखंड, है ना? यानी मेजर सेक्टर। ठीक है, इतना समझ में आया सभी को? ये सारा चीज समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? अच्छा एक चीज और देख लो, एक चीज हमारा और रह गया। इस सेक्टर को नाम किस तरीके से दोगे? तो अगर मैं दोनों सेक्टर को नाम देना चाहूं तो सबसे पहले मैं लघु सेक्टर यानी लघु त्रिज्यखंड यानी माइनर सेक्टर को नाम देना चाहूं, तो ये बिंदु ए है, ये बी है, ए है, ये बी है। तो अगर मैं ओ ए बी ओ लिखूं, इसी तरीके से आपको नाम देना होता है। तो ये हमारा लघु त्रिज्यखंड को दिखा रहा है, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड, है ना? ये हमारा लघु त्रिज्यखंड को दिखा रहा है। ओ ए बी ओ लिखने का क्या मतलब हुआ? पहले ओ लिखा, फिर ए लिखा, फिर बी लिखा, फिर ओ लिख दिया। मतलब जहां से शुरू किया वहीं पर खत्म करना होगा। जब भी त्रिज्यखंड को आप नाम दो, कभी भी ओ ए बी नहीं लिखना, ओ ए बी ओ लिखो। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए से शुरू कियो करे तो ए बी ओ ए, है ना? इस तरीके से भी लिख सकते हो। मतलब जहां से शुरू करना है वहीं पे खत्म करना है। तो ओ ए बी ओ क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। अगर दीर्घ त्रिज्यखंड को लिखना होगा तो क्या करोगे? तो दीर्घ त्रिज्यखंड पर एक बिंदु बना लेते हैं। मान लो कोई भी बिंदु, नाम कुछ भी दे दो। मान लो यहाँ पे नाम दे दिया सी, तो आप लिखोगे ओ ए सी बी ओ। तो यह भाग क्या है? यह हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है। समझ में आया नाम कैसे देते हैं? ये बताओ, समझ में आया नाम कैसे देते हैं? ठीक है ना? इतना चीज सभी कुछ समझ में आया? तो चलो, अब तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? केंद्र पढ़ लिया, त्रिज्या पढ़ लिया, जीवा, व्यास, चाप, वृत्तखंड, त्रिज्यखंड, है ना? ये सारे चीज पढ़ लिए। अब इसके आगे क्या था हमारा?
अब देखो, इसके आगे हमारा क्षेत्रफल था, वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, है ना। अच्छा, मेरी स्क्रीन अगर नहीं दिखेगी तो बताओगे, ठीक है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही है क्या अभी? नो सर। ठीक है, फिर से दिखने लगेगी, रुक जाओ, थोड़ा सा वेट कर लो। दिख रही है? अब स्क्रीन दिख रही है ना, हाँ या ना? चैट में लिखकर बताओ। ठीक है, अब दिखने लगी। अब देखो अगला कंसेप्ट क्या था हमारा, और ये दो कंसेप्ट काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपके एग्जाम को अगर देखा जाए तो यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं। क्या क्या टॉपिक है? पहला टॉपिक क्या है? वृत्त का परिधि यानी परिमाप। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगा कि परिधि और परिमाप एक ही चीज होता है, बिल्कुल दो नाम है एक ही चीज के, लेकिन वृत्त के लिए ज्यादातर परिधि यूज करते हैं, यानी सरकमफेरेंस बोला जाए या पेरीमीटर बोला जाए। तो आप कंफ्यूज मत करना, दोनों ही एक ही चीज है, सरकमफेरेंस बोले या पेरीमीटर बोले, लेकिन सरकमफेरेंस यूज करेंगे ज्यादातर, लेकिन पेरीमीटर भी लिखा हुआ है तो गलत नहीं होगा। पहला चीज तो ये समझ लिया। उसके बाद परिधि या परिमाप होता क्या है, तो यही बताया गया था ना आपको। अगर मैं कोई वृत्त बनाऊं, अगर कोई भी एक वृत्त बना ले, छोटा सा मैं एक वृत्त बना रहा हूं, ठीक है। अब देखो, इस वृत्त की पूरी लंबाई, इसकी सीमा की पूरी लंबाई, ठीक है, इस वृत्त की, अच्छा किसी का माइक कौन है? अंकुश। अब देखो, किसी भी वृत्त की पूरी लंबाई, इसकी सीमा की जो पूरी लंबाई होती है, इसी लंबाई को हम क्या कहते हैं? इस लंबाई को इस वृत्त की परिधि कहते हैं, है ना। इसकी सीमा की जो लंबाई होती है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आया परिधि होता क्या है? वृत्त की पूरी लंबाई, मान लो अगर कोई तार को, एक सीधी तार को मोड़कर आप वृत्त बना दोगे, है ना, तो जो पूरी तार की जो लंबाई होगी जिससे आप वृत्त बना रहे हो, उसे ही हम उसकी परिधि कहेंगे, ठीक है। मान लो एक वृत्ताकार पार्क है, फील्ड है, उसके आप चारों तरफ चक्कर लगा रहे हो। एक चक्कर लगाया, मान लो इस तरीके से, यहाँ पर आप खड़े होके एक चक्कर लगाए, है ना, पूरा एक चक्कर आपने लगाया, तो जो आपके द्वारा तय किया गया दूरी होगा, हेलो आप, हेलो। अच्छा माइक किसी का ऑन है? अंकुश। तो एक चक्कर में लगाया गया जो दूरी होगा, वह दूरी क्या होगा? वृत्त का परिधि होगा, सरकमफेरेंस होगा। अच्छा अंकुश, आप अपना बार बार माइक क्यों ऑन कर रहे हो? अंकुश, तो देखो, अगर आप एक चक्कर लगाते हो किसी वृत्त पर, तो आपके द्वारा तय किया गया जो दूरी होगा वृत्त का परिधि होगा, ठीक है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको डिसाइड करना होगा कि परिधि हमें निकालना है। मतलब अगर दूरी पूछी जाए तो आप वृत्त का परिधि ज्ञात करोगे, ठीक है, तो वृत्त की परिधि होगी, ठीक है। कैलकुलेट कैसे करोगे? बात उठती है कि कैलकुलेशन कैसे होगा, तो इसका सीधे सीधे फॉर्मूला होता है। किसी वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? चैट सेक्शन में आप लोग लिखोगे, चैट में लिखकर बताओगे वृत्त के परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, जिसे आप सरकमफेरेंस भी कहते हो या पेरीमीटर भी कहते हो। सरकमफेरेंस को सी या पेरीमीटर पी, कुछ भी लिख सकते हो। फॉर्मूला बता सकते हो क्या? किसी भी वृत्त के परिधि का क्या फॉर्मूला है? सर पाई आर स्क्वायर। नहीं, गलत आंसर है आपका। सर 2 पाई आर। हाँ वेरी गुड। अच्छा चैट में लिखना था, माइक नहीं, माइक बंद, माइक बंद करोगे, माइक बंद रखोगे, माइक नहीं ऑन करना है कभी भी। चलो, तो परिधि होता है 2 पाई आर के बराबर, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला तो यही है जो वेरी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पर पाई का मान कितना होता है? पाई का मान तो कई बार आपको बताया जा चुका है ना, 22/7 होगा या 3.14 होगा। अच्छा अंकुश के नाम से बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे हो क्लास। चलो, तो सी क्या होगा? 2 पाई आर के बराबर होगा। परिधि जो होगी 2 पाई आर के बराबर होगा। त्रिज्या आपको पता होना चाहिए, मतलब आपको यहाँ बोलना होगा कि अगर वृत्त की त्रिज्या आर है सर,
अगर वृत्त की त्रिज्या r है तो परिधि 2 पाई r के बराबर होगा, जहां पाई का मान 22/7 या 3.14 होगा। ठीक है, समझ में आया? उसके आगे बढ़ते हैं। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल के बारे में क्या पढ़ाया गया? अगर मैं कोई एक वृत्त बना लूं तो ये वृत्त का जो पूरा अंदर का भाग होगा, है ना, ये जो वृत्त के पूरे अंदर का जो भाग होगा, तो इस भाग को क्या कहते हैं? इस वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं। मतलब अच्छा, ये सिर्फ वृत्त के लिए नहीं, किसी भी आकृति के लिए, कोई भी आकृति जितना भी स्थान घेरती है, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि वो आकृति खुली आकृति नहीं होना चाहिए, बंद आकृति होना चाहिए। तो कभी भी क्षेत्रफल किसकी निकाली जाती है, किसके ज्ञात कर सकते हो? बंद आकृति की ही कर सकते हो। खुली आकृति का क्षेत्रफल कभी नहीं ज्ञात कर सकते, है ना। तो हमेशा बंद आकृति की क्षेत्रफल होती है। अब बंद वृत्त तो बंद आकृति होती है ना, वृत्त क्या होता है? बंद होता है, क्लोज फिगर होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर के पूरे एरिया, जितना भी स्थान वो घेरती है, किसी भी तल पर आप बनाओगे वृत्त को, तो जो भी अंदर का स्थान होता है उसी स्थान को वृत्त का क्षेत्रफल कहते हैं, यानी एरिया कहते हैं। और एरिया का फॉर्मूला क्या है ये बताओ? तो ये फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, है ना, जो आंसर आपने दिया था पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नितिन का आंसर वेरी गुड, सही है। तो क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, सरकमफेरेंस परिधि 2 पाई आर होगा। तो ये दोनों फॉर्मूला याद कर लो, ये दोनों ही फॉर्मूला काफी इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया? परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर, क्षेत्रफल का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों ही याद होने चाहिए, एकदम जल्दी जल्दी आपको पता होने चाहिए। ठीक है, अब देखो, अगर एग्जाम की बात की जाए तो एग्जाम में आपके दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। दोनों ही तरह के क्वेश्चन को मैं जल्दी जल्दी यहाँ पर बता देता हूँ कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन कैसा आता है आपके एग्जाम में। तो क्वेश्चन ज्यादातर दो तरीके का आएगा। पहला क्या होता है, आपको त्रिज्या दे दिया जाएगा, है ना, त्रिज्या आपको दे दिया जाता है कि त्रिज्या की लंबाई दे रखी है 7 सेंटीमीटर मान लो। ठीक है, और आपसे पूछा जाता है कि परिधि बताइए, परिधि बताइए। ठीक है, तो पहले टाइप, अच्छा किसी को आंसर नहीं करना है अभी, ठीक है, आंसर अभी कोई नहीं करेगा, बस ध्यान से सुनेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन का मैं टाइप बता रहा हूँ कि पहले टाइप में क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि त्रिज्या दे दी जाती है और आपसे परिधि पूछा जाता है। उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद क्या कहेगा, बोलेगा परिधि आपको दे दी गई है, परिधि मान लो दे दिया जाएगा 154 सेंटीमीटर, है ना, और आपसे बोला जाएगा कि त्रिज्या की लंबाई बताइए। तो दूसरे वाले क्वेश्चन में इसको पलट के पूछेगा, उल्टे तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। तो दोनों ही में फार्मूला आप यही यूज करोगे। परिधि का जो फार्मूला है ना 2 पाई आर के बराबर, तो बिल्कुल यही वाला फार्मूला यूज होगा। ठीक है, दोनों ही में ये फार्मूला यूज होगा, बस दो तरीके से क्वेश्चन आते हैं। उसके आगे तीसरा क्वेश्चन क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, त्रिज्या दे दी जाती है। ठीक है, त्रिज्या मान लो कुछ भी दे दिया गया, मान लो मैं बोल रहा 14 सेंटीमीटर, और आपसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जाएगा, है ना, क्षेत्रफल यानी एरिया, एरिया मतलब क्षेत्रफल ए से दिखाते हैं, तो क्षेत्रफल पूछा जाएगा। दूसरे और चौथे तरीके के क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, आप समझ गए होंगे। चौथा में क्या पूछा जाएगा, एरिया आपको दे दिया जाएगा, मान लो एरिया में कुछ भी लिख दे रहा हूँ, 305 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, सेंटीमीटर वर्ग, वर्ग सेंटीमीटर, और आपसे त्रिज्या पूछ ली जाएगी, है ना। तो चार तरह का क्वेश्चन दिख रहा है ना आपको स्क्रीन पर। त्रिज्या देकर परिधि पूछा जाएगा, परिधि देकर त्रिज्या पूछा जाएगा, त्रिज्या देकर एरिया पूछा जाएगा, एरिया देकर त्रिज्या पूछा जाएगा। हाँ नितिन, आप बताओ क्या डाउट है आपका? नितिन, सर पाई का क्या मान है? अच्छा पाई का मान तो कई बार बताया जा चुका है ना, पाई का मान हमेशा 22/7 लोगे या 3.14 लोगे, है ना, यही दो मान है। ठीक है, 22 तो याद था, ये 7 याद नहीं था। हाँ 22/7 लिख लो अपने कॉपी में, काफी इंपॉर्टेंट है, और आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा, लेकिन नहीं भी दिया रहेगा तो आपको याद रखना है। ठीक है, दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। अच्छा, आपका क्वेश्चन यह भी हो सकता है कि सर दोनों ही अगर मान होते हैं तो कौन सा मान हम लेंगे। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन पेपर में दिया रहेगा वही वाला मान आपको लेना है, और अगर नहीं दिया रहेगा तो कोई सा भी ले लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक चीज और मैं बता दे रहा हूँ, एक चीज और बता दे रहा हूँ, यूनिट में कंफ्यूजन हो जाता है आप सभी को, मतलब इकाई में। तो परिधि का इकाई क्या होगा, देखो परिधि की अगर बात की जाए तो परिधि क्या है, एक प्रकार का तय क्या दूरी है, एक लंबाई है ना। परिधि क्या है, एक प्रकार का लंबाई है। लंबाई का यूनिट क्या होता है, लंबाई आप किस चीज में मेजर करते हो, सेंटीमीटर में, मीटर में, है ना, इसी तरीके से मेजर करते हो। तो परिधि का भी जो यूनिट होगा, परिधि का यूनिट होगा क्या, सेंटीमीटर होगा या मीटर होगा, इसी तरीके का होगा।
और भी हो सकते हैं, फीट हो सकता है, इंच हो सकता है, लेकिन आपके एग्जाम में ज्यादातर सेंटीमीटर या मीटर में होगा। समझ में आया? उसके आगे क्षेत्रफल का इकाई क्या होगा? तो जब भी आप क्षेत्रफल मेजर करते हो तो क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो सेंटीमीटर वर्ग होता है। सेंटीमीटर वर्ग में मेजर करोगे या मीटर वर्ग में मेजर करोगे, ये समझ में आएगा। अगर त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया गया है तो क्षेत्रफल जो होगा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, मीटर स्क्वायर में होगा, या तो सेंटीमीटर वर्ग में या मीटर वर्ग में, ऐसे होगा। समझ में आया? हाँ या ना? समझ में आया तो वाई लिखे, फिर हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ सुमित, आप बताओ क्या डाउट है आपका? सुमित, ठीक है, डाउट नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है? अच्छा हर्ष, आप बताओ क्या डाउट है आपका? अभी डाउट पूछ सकते हो। अच्छा, दो चीज और पढ़ाया गया था, वो अभी मैं जल्दी से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन पूछने के पहले मैं वो भी रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, देखो, अब ध्यान से देखना क्या लिखा है। अर्धवृत्त और इसकी परिधि और अर्धवृत्त और इसका क्षेत्रफल, तो इसका भी फॉर्मूला नोट कर लो। अर्धवृत्त क्या होता है? वृत्त का आधा भाग, है ना, वृत्त का आधा भाग। मतलब अगर कोई वृत्त में व्यास बना दे तो इसका व्यास वृत्त को दो बराबर भागों में बांटेगा, है ना, एक भाग ये, दो भाग ये। मतलब अगर वृत्त का व्यास बनाया जाए तो वृत्त का व्यास दो बराबर भागों में बांटता है, और ये दोनों ही भाग को क्या कहते हैं? ये दोनों ही भाग को अर्धवृत्त यानी सेमी सर्कल कहते हैं। ठीक है, अब इसका परिधि और क्षेत्रफल का क्या फॉर्मूला है? तो इसके परिधि का क्या फॉर्मूला है ये याद रखना। इसके परिधि का फॉर्मूला होता है पाई आर प्लस 2r, है ना, यही फॉर्मूला है। कैसे? अगर आप यहाँ पर देखना चाहो तो यह वाला जो भाग आपको दिख रहा है, यह लंबाई हमारा पाई आर के बराबर होती है, यह पाई आर के बराबर होती है। और यह जो पूरी लंबाई है, यह व्यास है हमारा, दो त्रिज्या से मिलकर बना हुआ है, तो यह हमारा 2r होता है। तो पूरी लंबाई पाई आर प्लस 2r होगा। हाँ, आज पूरा रिवीजन हो रहा है, उसके बाद अब क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाएगा। पाई आर प्लस 2r होगा, तो सरकमफेरेंस यानी परिधि पाई आर प्लस 2r होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्षेत्रफल के बारे में क्या बोलोगे? तो जितना भी वृत्त का क्षेत्रफल होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? इसका एरिया होगा, दो तरीके से आप लिख सकते हो, पाई आर स्क्वायर बाई 2 भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा उसका आधा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। ये दोनों फॉर्मूला नोट कर लो पहले, है ना, यही पढ़ाया गया था ना? इतना समझ में आया? अब क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। ठीक है, अब आपको पोल सेक्शन में आंसर करना है। ठीक है, चलिए। सर ये क्षेत्रफल का था। हाँ, यह जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है यहाँ पर नीचे में, यह क्षेत्रफल का फॉर्मूला है और यह परिधि का फॉर्मूला है। ध्यान देना, अर्धवृत्त का फॉर्मूला बताया जा रहा है। वृत्त का तो पढ़ा दिया ना, अब ये अर्धवृत्त का है, अर्धवृत्त का परिधि और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, चलो सारी चीज समझ में आ गई तो वाई लिखकर बताओ, फिर अब क्वेश्चन आप लोग को करना है आंसर। चैट सेक्शन में वाई लिखकर बताओ। ठीक है, तो चलिए, अब सारे फॉर्मूला पढ़ा दिए गए, जो भी चीज अब तक पढ़ाया गया था सारा चीज रिवाइज करवा दिया गया है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए काफी आसान सा है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है? वृत्त की त्रिज्या दी गई है 14 सेंटीमीटर और आपसे परिधि पूछी जा रही है। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप काफी जल्दी से इसका आंसर कर पाओगे। तो क्या करना है आपको? चैट सेक्शन को मैं अभी बंद कर रहा हूं, पोल सेक्शन में आंसर करना है। चैट में कोई आंसर नहीं देगा। चलो, तो अगर त्रिज्या, अच्छा माइक नहीं ऑन करना है, माइक एकदम नहीं ऑन करना है पूरे क्लास में। क्लास का पहला रूल यही है कि माइक नहीं ऑन करना है। माइक तभी ऑन करना है जब मैं बोलूंगा, किसी का स्पेशल नाम लेके बोलूंगा।
तो अगर त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो परिधि ज्ञात कीजिए। सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको त्रिज्या दी दी है, परिधि पूछी जा रही है, फॉर्मूला अगर याद है आप सही फॉर्मूला यूज करोगे आंसर सही आएगा। अच्छा, काफी कम आंसर क्यों है, जल्दी जल्दी आंसर करो। काफी, ये क्वेश्चन तो काफी आसान था, इसमें इतना समय नहीं लगेगा आपको। चलो 10 सेकंड और रुक रहे हैं, 10 सेकंड और है आपके पास, फिर कॉल को एंड करके इस क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा। 5 सेकंड और, 5, 4, 3, 2, 1। चलो अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और चैट सेक्शन आपका ओपन है। कोई भी डाउट हुआ तो चैट में पूछ सकते हो, या आंसर अब तक अगर नहीं किया तब आप आंसर लिख सकते हो चैट में। और पोल में आंसर दे दिया है तो फिर से दोबारा लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन की बात की जाए तो त्रिज्या दी गई 14 सेंटीमीटर है ना, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर दी गई, परिधि पूछी जा रही है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, किसी वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है क्या, ये बताओगे। वाई 2 आए, पाई आर स्क्वायर। ये जो मैं लिखा हूं सही है कि गलत है, ये बताओ। गलत है तो गलत है सर। गलत है ना, बिल्कुल हाँ। तो परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल का होता है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है कि परिधि का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है, पाई आर स्क्वायर नहीं होता। अब क्या करोगे, 2 के जगह पर तो 2 ही लिख दोगे, पाई का मान क्या रखोगे, पाई का मान इस क्वेश्चन में दिया गया है 22/7, तो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही लिखोगे, है ना। तो पाई का मान 22/7 लिख दिया। आर का मान कितना है, आर यानी त्रिज्या, त्रिज्या का मान 14 सेंटीमीटर पुट कर दिया, है ना, इस तरीके से। अब इसके बाद क्या करोगे, 7 से 14 को काटोगे 2 बार में, यहां से क्या आया 2 गुना 22 गुना 2 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 को 2 से मैं गुना कर दे रहा हूँ, ठीक है, 2 से 2 को गुना किया तो 4 आ गया, 4 गुना 22 सेंटीमीटर। अब इसको सोल्व करना तो आपको आता है 88 सेंटीमीटर आ जाएगा, है ना। तो आंसर क्या आया, ऑप्शन सी सही आया ना। समझ में आया, काफी आसान सा क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया। यस या नो लिखकर बताओगे, जल्दी से चैट में लिखकर बताओ। समझ में आ गया तो वाई लिखो, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। गुना किया अब देखो, तो अब आपके एग्जाम में अभी बताया ना 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पर त्रिज्या देके आपसे परिधि पूछा गया, अगले क्वेश्चन में परिधि देके त्रिज्या पूछा जा रहा है, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या कहा जाएगा, परिधि दे दी गई है, देखो परिमाप या परिधि 10 पाई दिया गया है और आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है, तो आंसर करो। चैट को मैं बंद कर दे रहा हूं, पोल सेक्शन में ही आंसर करना है। चलिए, तो देखिए आंसर क्या होगा। देखो क्वेश्चन तो उल्टा है, परिधि देके त्रिज्या पूछी जा रही है लेकिन फॉर्मूला वही लगेगा। तो अगर परिमाप दिया गया है तो आप त्रिज्या कैसे कैलकुलेट करोगे, आपको यह सिखाया जा रहा है इस क्वेश्चन में। हाँ सुमित, आपका कोई डाउट है क्या। चैट सेक्शन में आंसर देना है, पोल सेक्शन में, सॉरी पोल सेक्शन में आंसर देना है। 10 सेकंड और है, अभी भी काफी कम लोगों के आंसर आए, अभी भी काफी कम लोगों के आंसर आए। 5 सेकंड और, 5, 4,
3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। चैट सेक्शन ओपन है। अब देखो, अगर उल्टे तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब अगर परिमाप देके आपसे त्रिज्या पूछी जाए, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमेशा आप एक ही तरीका अपनाओगे। बार बार मैं एक ही तरीके से इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो जो भी दिया गया है, जो भी आपके एग्जाम में दिया रहेगा ना, उसे आप लिख दो। परिमाप कितना दिया गया है, तो आप बोलोगे सर परिमाप दिया गया है 10 पाई के बराबर, है ना, 10 पाई सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ो, परिमाप का क्या फार्मूला होता है, आप बोलोगे अभी अभी पढ़ाया गया, परिमाप का फार्मूला 2 पाई आर के बराबर होता है। परिमाप का हो या सरकमफेरेंस का हो, दोनों एक ही चीज होती है। परिमाप या सरकमफेरेंस 2 पाई आर के बराबर होता है। तो यानी 2 पाई आर का मान दिया गया है ना, 2 पाई आर का मान 10 पाई के बराबर। अब क्या करोगे, अब आप आगे बढ़ोगे तो आप बोलोगे यह जो 2 पाई है ये आर के साथ गुना में है ना, तो आप बोलोगे आर का मान कितने के बराबर होगा, 10 पाई बटा 2 पाई, है ना। इस तरीके से आप लिखोगे। जैसे कि अगर मैं कह रहा हूँ 5x का मान अगर 80 के बराबर है ना, 80 के बराबर है, तो x का मान कितने के बराबर हो जाएगा, 80 बटा 5। या जो 5 है नीचे चला जाएगा, है ना, ये नीचे चला जाएगा। तो उसी तरीके से ये 2 पाई नीचे चला गया। अब बोलोगे सर ये पाई से पाई तो हमारा कट जाएगा, है ना, पाई से पाई कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 10 बटा 2, है ना। और 10 बटा 2 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। अब यूनिट क्या लिखे, यूनिट क्या है, त्रिज्या है ना। त्रिज्या एक दूरी होती है, लंबाई होती है। तो परिधि अगर सेंटीमीटर में है तो त्रिज्या भी हमारा सेंटीमीटर में ही आएगा, है ना। तो सेंटीमीटर में आएगा, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इस वृत्त का जो त्रिज्या होगा यह 5 सेंटीमीटर है ना। ये समझ में आया, ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है। चलिए, तो अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लो पूरे सॉल्यूशन की, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। हेलो हेलो। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है। तो इस क्वेश्चन में वृत्त का क्षेत्रफल दिया गया। अच्छा, माइक बंद रखोगे अपना अंशु। चलो, इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्षेत्रफल दिया गया। माइक बंद रखना है। आप माइक ऑन करोगे तो पूरा क्लास डिस्टर्ब होगा। माइक बंद रखना है। देखो, क्षेत्रफल 616 है, तो त्रिज्या ज्ञात करना है। अब देखो क्षेत्रफल बोला गया है, तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाओगे, पाई आर स्क्वायर। माइक बंद रखना है ना। अपने कॉपी में सोल्व करो, जो आंसर आता है पोल सेक्शन में जाकर आंसर करना है। हेलो अंशु, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो, आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। अब एक बार भी आपकी माइक ऑन होगी, बिना वार्निंग के आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा, फिर आप क्लास में एंटर भी नहीं कर पाओगे। सर ये पोल सेक्शन में आंसर कैसे देना है, हमें नहीं आता देना। अच्छा, पोल सेक्शन में आंसर नहीं देना आता तो अभी आप रुक जाओ, ठीक है। क्लास के एंड में रुककर मुझसे पूछ लेना, लेकिन एंड में रुक के पूछ जरूर लेना, ठीक है। अभी क्या करना, जैसे ही पोल को एंड करूंगा ना, फिर चैट सेक्शन ओपन होगा, तो चैट में आंसर कर देना अभी के लिए। चलो, 10 सेकंड और रुक रहे, आखिरी 10 सेकंड और है आपके पास। पांच सेकंड और है, 5 4 3 2 1। चलिए, आपका पोल सेक्शन एंड किया जा रहा है। अच्छा, जो पोल में आंसर नहीं कर पा रहे थे, अब चैट में आंसर लिख दो, मैं चैट देख रहा हूं, ठीक है। अब चैट में आंसर लिख दो। चलिए, देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्षेत्रफल दिया गया है और क्षेत्रफल देके आपसे त्रिज्या पूछी जा रही है ना। क्षेत्रफल देके त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओगे। जो भी दिया गया है सबसे पहले वही लिख दो, ठीक है। जो भी दिया गया है सबसे पहले वही लिख देते हैं, देखो। अच्छा, चैट में कोई कुछ मत लिखो, ठीक है। जो पढ़ाया जा रहा है स्क्रीन पर देखो, ठीक है, तो सब चीज समझ में आ जाएगी।
काफी अलग अलग आंसर आ रहे हैं। तो क्षेत्रफल को ए से लिखते हैं एरिया। एरिया बराबर कितना दिया हुआ है 616 सेंटीमीटर वर्ग, है ना, यही दिया गया है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है ना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर लिख दिया पाई आर स्क्वायर का जो मान है ये 616 के बराबर है ना। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, पाई का मान कितना है, तो पाई का मान आप बोलोगे पाई का मान हमारा 22/7 होता है। पाई का मान 22/7 गुना आर स्क्वायर बराबर 616। इतना तक समझ में आया। अब यहाँ से क्या करते हैं, अगर हम आर स्क्वायर को इस तरफ रखते हैं और 22/7 को इक्वल टू के उस साइड अगर लेना चाहे, ठीक है, दाईं तरफ ले जाए तो क्या होगा 616 ये 22/7 बन जाएगा 7/22, है ना। मतलब जो 7 नीचे है दिख रहा होगा आपको, यह जो 7 नीचे है वो यहाँ पर आके ऊपर में बन गया, है ना। और ये जो 22 ऊपर है यह नीचे की तरफ चला गया, है ना। इस तरीके से आप लोग करते हो। अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है, 5/5x/3 बराबर y, तो x का मान कितना होता है y गुना 3/5। ये दिख रहा होगा जो 5/3 है वो 3/5 बन गया। तो अगर इक्वल टू उस साइड ले जाते हो तो 3 ऊपर जाएगा 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, अच्छा क्रिस आपके तो काफी सारे आंसर आ गए, कभी आप डी बोल रहे हो, कभी बी, कभी ए, ठीक है। तो आप ध्यान से देखते जाओ, अभी कुछ भी मत लिखो, सॉल्यूशन देखो बस आप। अब देखो, अब 22 और 616 को आप काटोगे तो 11 से या 2 से काट रहा हूँ, तो 2 से काटेंगे तो ये 11 बार में कटेगा ना, और इसको 2 से काटोगे तो आपको 308 बार में कटेगा, ठीक है। ये 308 बार में कटा। अब 11 से 308 को आप काटोगे तो कितने बार में कटेगा ये बताओ। यहाँ से मैं काट कर देख रहा हूँ तो ये 22 बार में आया, 2 बार में 22 आया, ये 8 आ गया, यानी 8 बार। यानी हमें ये पता चल रहा है कि 11 से अगर हम 308 को काटे तो 28 बार में कट जाएगा। तो यहाँ से हम ये लिख के यहाँ पर काट के 28 लिख देते हैं। तो ये बताओ समझ में आया कि नहीं, आर स्क्वायर बराबर 28 गुने 7, ये समझ में आया। देखना किसी आर स्क्वायर बराबर 28 गुना 7, ठीक है। 28 गुना 7 करोगे तो कितना आएगा 196 आएगा। गंजा करना बंद सर पगा। ठीक है, तो 196 आएगा। अब बताओ 196 किसी नंबर का वर्ग है क्या, 196 किसी नंबर का वर्ग है क्या, और है तो किस नंबर का वर्ग है। अब बोलोगे सर 196 जो है वो 14 का वर्ग है, यानी 14 गुना 14 है ना, 14 इंटू 14 है। तो आप यहाँ से बोलोगे आर स्क्वायर का जो मान है 196 है, तो आर √196 होगा, वर्गमूल 196 होगा। और वर्गमूल 196 को आप लिखते हो 14 गुना 14, और 2 बार अगर 14 लिखा हुआ है, ये आपको पता होगा, अगर वर्गमूल के अंदर कोई नंबर 2 बार गुना में है तो 1 बार हमारा बाहर आ जाता है, और त्रिज्या है तो सेंटीमीटर में आएगा, है ना। तो आंसर क्या आएगा 14 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब बताओ समझ में आया तो y लिखो, ठीक है। अगर कोई भी डाउट है कहीं पर भी तो आप n लिख सकते हो, ठीक है। ठीक है, आज इतना ही रखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में, अभी क्लास कोई छोड़कर नहीं जाएगा, ठीक है। अभी क्लास कोई भी छोड़कर नहीं जाएगा।